बेनेट यूनिवर्सिटी के 5वें दीक्षांत समारोह में कुलाधिपति के रूप में उपस्थित बेनेट यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति और एमडी टाइम्स ग्रुप सम्मान्य श्री विनीत जैन जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री, उच्च शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना विभाग से जुड़े हुए मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री ब्रजेश सिंह जी, बेनेट विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत इब्राहिम जी, जिरोथा के सह संस्थापक श्री निखिल कामत जी, बेनेट यूनिवर्सिटी के सभी फैकल्टी मेंबर्स, आज के इस समारोह में उपस्थित हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभिभावकगण और मेरे युवा साथियों, 5वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर बेनेट यूनिवर्सिटी परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं। जिन छात्रों को आज उनकी डिग्री अवार्ड की गई है, उनके प्रति हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। विशेष रूप से एक छात्र के रूप में और बाद में समाज के लिए एक रोल मॉडल के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने और आज बेनेट यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है, श्री निखिल कामत का मैं हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज के हमारे विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह जिन्हें हम कॉन्वोकेशन कहते हैं, ये प्राचीन भारत के विश्वविद्यालय या गुरुकुलों के समावर्तन समारोह का ही एक परिवर्तित रूप है। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति जब अपना मार्गदर्शन यहां पे प्रस्तुत कर रहे थे तो उन्होंने भारत की प्राचीन परंपरा के साथ साथ भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की बात कही। और ऐसा नहीं कि भारत विश्व गुरु के रूप में न रहा हो। प्राचीन काल के वे विश्वविद्यालय, चाहे वे नालंदा का विश्वविद्यालय रहा हो, तक्षशिला का विश्वविद्यालय रहा हो, विक्रमशिला के विश्वविद्यालय रहे हो, उत्तर में काशी, दक्षिण में कांची, मध्य में अवंतिकापुरी, पूरब में अगर हम देखें तो नवलद्वीप जैसे अनेक ऐसे प्राचीन विश्वविद्यालय
या शिक्षा के केंद्र थे, जो न केवल अपने बेहतर भारत की बल्कि दुनिया के स्नातकों को न केवल शिक्षा और ज्ञानार्जन के बल्कि उस कालखंड की दृश्य हम देखें और आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचें तो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सबसे बेहतरीन केंद्र माने जाते थे। और उस समय के समावर्तन समारोह का जो मुख्य मंत्र होता था वह होता था जिसे हमारा तैत्तिरीय उपनिषद ने इन शब्दों में व्यक्त किया है, जिसका मैं यहां पे अभी आपके सामने जिसे मैं यहां पे प्रस्तुत करूंगा, और आपकी फिर उन पंक्तियों के बारे में जब आप एक बार मनन करेंगे तो आपको एहसास होगा कि किस गौरवशाली विरासत के आप हिस्से रहे हैं। तैत्तिरीय उपनिषद इसके बारे में कहता है, जो अपनी डिग्री प्राप्त करने के पहले भारत के हर उस स्नातक से यह अपेक्षा की जाती थी कि उसे किस प्रकार का अपना आचरण बनाना है। तो यह अपेक्षा होती थी सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्यायान्माम प्रमद, सत्यान प्रमितव्यम, धर्मान प्रमितव्यम, कुशलान प्रमितव्यम, भूत्वे न प्रमितव्यम, स्वाध्यायानाम प्रवचनाभ्याम न प्रमितव्यम, देव पितृकार्याभ्याम न प्रमितव्यम, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान यन बंधानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। यानी सत्य बोलना, धर्म का आचरण करना, स्वाध्याय में प्रमाद न करना यानी कोई आलस्य न करना, सत्य से न हटना, सत्य के मार्ग से न हटना, धर्म के मार्ग से न हटना, कुशल कार्य में किसी भी प्रकार के आलस्य यानी प्रमाद से बचना, महान बनने के अवसर से न चूकना, पठन पाठन के कर्तव्य में कभी भी आलस्य न करना, देवता यानी देव और पितरों के कार्यों से भी आलस्य न करना, यानी जो हमारे यज्ञ श्राद्ध आदि के कार्यक्रम होते हैं या जो हमारे अलग अलग क्षेत्र के कर्तव्य हैं उनसे किसी भी प्रकार से प्रमाद न करना, माता को, पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने किसी भी उस अतिथि को देवता के स्वरूप सम्मान देना और अन्यान्य दोष रहित कार्यों को करना, यह हर डिग्री प्राप्त करने वाले हर स्नातक से एक अपेक्षा भारत की ऋषि परंपरा यानी भारत की परंपरा यह अपेक्षा रखती थी। और जब इस प्रकार के स्नातक हम देते थे तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में, विश्व गुरु के रूप में स्थापित था। जब हम इनमें से बहुत सारी बातों की बात कर रहे हैं, जैसे धर्म की हम बात करते हैं, आज हम सामान्य जीवन में जिसे धर्म कहते हैं वो वास्तव में धर्म नहीं, उसका एक पार्ट हो सकता है। धर्म एक विस्तृत व्यवस्था है। उपासना विधि को आप धर्म नहीं मान सकते, आपका व्यक्तिगत कार्य है। एक व्यापक अवधारणा है धर्म, जो व्यक्ति यानी जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति, नैतिक मूल्यों के प्रति और सदाचार के मार्ग का अनुसरण करने की
प्रेरणा देता है, जिस पर व्यक्ति और समाज का जीवन टिका हुआ है, वह व्यापक अवधारणा वास्तव में वही धर्म है। पूजा पद्धति किसी की आस्था का विषय हो सकता है, ये उसका वैयक्तिक कार्य है। वह एक उपासना विधि हो सकती है, एक पंथ का विषय हो सकता है, एक मत और मजहब का विषय हो सकता है, लेकिन धर्म वह जो हमें हमारे कर्तव्यों के प्रति आग्रही बना दे और उस धर्म का आचरण करने की प्रेरणा देना, यह आज के परिप्रेक्ष्य में उतना ही आवश्यक है जितना प्राचीन काल में उसकी प्रासंगिकता थी। और जब भी भारत का हर युवा इस मार्ग का अनुसरण किया, तो भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनने में कोई देर नहीं लगी, कोई देर नहीं लगी। और इन्हीं सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब देश की आजादी के अमृत महोत्सव के मुख्य समारोह को संबोधित किया था, युवा साथियों, उन्होंने कुछ बातें कही थी। उन्होंने उस समय देशवासियों से एक अपील की थी कि हमने अपनी आजादी के 75 वर्ष तो आजादी के 75 वर्षों को के इस आयोजन के साथ हम जुड़ रहे हैं। यह आयोजन हमें एक आत्मावलोकन करने का अवसर प्रदान कर रहा है। यह अवसर इन 75 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है। जो पाया है इसमें और अच्छी अभिवृद्धि हम कैसे कर सकते हैं, जहां पे चूक हुई है उसका परिमार्जन हम करते हुए कैसे हम उस गैप को भरने की दिशा में प्रयास कर सकते हैं। लेकिन केवल इसी में अपना समय व्यतीत नहीं करना है, अगले 25 वर्षों का एक लक्ष्य तय करके विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करना है। और इसके लिए हर भारतवासी के लिए उन्होंने पंच प्रण की बात की। मित्रों, ये पंच प्रण है क्या? ये पंच प्रण उन्होंने हर भारतवासी से अपेक्षा की। जब 142 करोड़ का भारत एक साथ बोलेगा, एक साथ चलेगा, एक स्वर से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ उठ खड़ा होगा, कोई कारण नहीं कि भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में हम स्थापित न कर दें, कोई कारण नहीं। और उन्होंने पंच प्रण की जो बात की, उसमें पहला प्रण था कि हर भारतवासी का संकल्प बने कि हम 2047 तक भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में स्थापित करेंगे। इसके लिए उन्होंने कहा कि दूसरा संकल्प था गुलामी की मानसिकता से दूर होंगे, लेकिन साथ साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करेंगे। चौथा संकल्प था कि आपस में एकता और एकात्मता की बात करेंगे। और पांचवा प्रण है नागरिक कर्तव्य। एक छात्र अपने छात्र के धर्म का निर्वहन करे, एक अभिभावक अपने अभिभावक के धर्म का निर्वहन करे, एक शिक्षक अपने शिक्षक धर्म का निर्वहन करे, एक सुरक्षाकर्मी अपने सुरक्षा धर्म का निर्वहन करे। जीवन के जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, उस क्षेत्र के लिए अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करे। तो ये पंच प्रण भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करने की दिशा में अग्रसर कर देगा। और 2047 होते होते भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये पंच प्रण हर भारत का संकल्प बनना चाहिए, हर भारतवासी के संकल्प बनने चाहिए।
जीवन के जिस भी क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है, वह शिक्षा के क्षेत्र का हो, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का है, समाज सेवा के क्षेत्र का है, व्यवसाय के क्षेत्र का है, कृषि के क्षेत्र का है, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसके जीवन का ध्येय वाक्य बनना चाहिए। और यह तभी हो पाएगा जब हम सबके सामने एक विजन हो अपना देश के प्रति, नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हम कार्य करना प्रारंभ करेंगे, हम सबके लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम, हम जो भी करें अपने देश को ध्यान में रख करके करें। जो कुछ भी समर्पण है वो देश के लिए है। मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व तो कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने, मेरे परिवार का अस्तित्व कोई मायने नहीं रखता मेरे देश के सामने। मुझे कभी देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा तो पहले देश को चुनूंगा। जब ये भाव हम सबके मन में आएगा तो कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी के इस विजन के अनुरूप भारत को 2047 में दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में स्थापित न कर ले। और आज उस दिशा में कार्य प्रारंभ हुए हैं। बेनिट यूनिवर्सिटी ने पिछले 7 वर्षों की अपनी इस यात्रा के दौरान, 7 वर्ष व्यक्ति के जीवन में आप देखेंगे तो एक नन्हा सा शिशु होता है, चलने फिरने का अवसर होता है, सीखने का एक अवसर होता है, लेकिन इन 7 वर्षों में वह कुछ करके दिखाया है बेनिट यूनिवर्सिटी ने, जो हम लोग आज जिनके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई और राष्ट्रीय शिक्षा नीति आज जिन बातों को आज चर्चा कर रही है, मुझे अच्छा लगा कि आज यहां पे 6 बेनिट यूनिवर्सिटी के अधीन 6 ऐसे अलग अलग स्कूल जो अलग अलग कार्य के साथ जुड़े हुए हैं। मीडिया से भी जुड़ा है, मैनेजमेंट से भी जुड़ा है, टेक्नोलॉजी से भी जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटिव साइंस से भी जुड़ा हुआ है। अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर के अलग अलग प्रकार की एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़े। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मैं कहीं जाता हूं तो अपने विश्वविद्यालयों से एक बात कहता हूं, अपने उच्च शिक्षण संस्थानों से एक बात जरूर कहता हूं कि भाई आप ये जो विश्वविद्यालय चला रहे हैं किसके लिए चलाना चाहते हैं? क्या है आपका विजन? केवल डिग्री बांटना या इससे इतर भी कुछ करना चाहते हैं? जिस लोकेलिटी में हम हैं, जिस सोसाइटी के बीच में हम हैं, उस सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं? और मुझे प्रसन्नता है कि बेनिट यूनिवर्सिटी ने इस पे पहले ही काम करना शुरू किया कि नहीं, जिस सोसाइटी के बीच में है उस सोसाइटी के प्रति भी हमारा कोई दायित्व है। हमें अगर भारत को एक विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है तो इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ना ही पड़ेगा। और बेनिट यूनिवर्सिटी ने पहले इस पे काम शुरू कर दिया। मुझे जो बताया गया, जो मैंने देखा है कि बेनिट यूनिवर्सिटी के बोर्ड में जो उनके एडवाइजरी बोर्ड है, 30 से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट के सीईओज उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो समय समय पर अपने सजेशन यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने, इन छात्रों की कैरियर काउंसलिंग के लिए, उनके प्लेसमेंट के लिए और यहां पे चलने वाले पाठ्यक्रमों में किस प्रकार से हम उसे इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक केंद्र के रूप में स्थापित कर सकें, उसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया है। विनीत जी, मैं इसके लिए आपका और आपकी पूरी टीम का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि बेनिट यूनिवर्सिटी को आज इस प्रकार के केंद्र के रूप में आप लोगों ने विकसित किया है, जो आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसी बात को लेकर के प्रस्तुत की गई है। हमने अपने विश्वविद्यालयों को डिग्री बांटने तक सीमित कर दिया था। परिणाम क्या था? जब हमारा डिग्रीधारी युवा
बाहर निकलता था, वो एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हो जाता था कि वह पता ही नहीं था कि उसकी मंजिल कहां है। लक्ष्य तय हो और एक बार जाने का राह बता दिया गया है तो हर मंजिल तक राह जरूर पहुंचती है, बशर्ते राह सही हो। और वही राह दिखाने का काम हमारे शिक्षण संस्थानों को करना है, यही कार्य करना है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनने के लिए निजी क्षेत्र ने जो प्रतिस्पर्धा प्रारंभ की है, तो ये सभी प्रकार के इंस्टीट्यूशन जब एक बार मिलकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाएंगे, कोई कारण नहीं कि भारत फिर से शिक्षा के क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में फिर से दुनिया के सामने विश्व गुरु के रूप में स्थापित न हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भारतीय प्रतिभा ऊर्जा से भरपूर है। दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा हमारे देश में है और हमारे देश में सबसे अधिक युवा हमारे प्रदेश में है। तो स्वाभाविक रूप से इस ऊर्जा का उपयोग हम नेशनल बिल्डिंग में प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाने में बहुत आसानी से कर सकते हैं। मित्रों, इसी दिशा में जो नए प्रयास प्रारंभ हुए हैं, आज हम लोगों के लिए बड़े अनुकरणीय बन सकते हैं। आपने देखा होगा, मुझे याद है हमारे ईस्टर्न यूपी में एक बीमारी आई थी 1977 में, और 1977 से 2017 तक उस बीमारी में 40 वर्ष में 50,000 मासूम बच्चों की मौतें हुई थी। मैं जब 1998 में पहली बार सांसद बना था गोरखपुर से, तो मुझे हमारे एक सामान्य कार्यकर्ता ने फोन किया, कहा कि आप सांसद बने हैं, आपने कभी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया? मैंने कहा नहीं। तो कहा कि एक बार मेडिकल कॉलेज का दौरा करते तो वहां की स्थिति को देखते तो आपको थोड़ा पता लगेगा। तो मैं गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। बड़ी दुर्व्यवस्था थी। मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का था, तो वहां के प्रिंसिपल ने प्रयास किया पहले कि मैं वहां न जाने पाऊं, वार्ड में न जाने पाऊं। लेकिन खैर मैं वार्ड में गया, देखा मैंने, बड़ी दुर्व्यवस्था थी, अव्यवस्था थी, बदबू थी। जून का महीना था, भीषण गर्मी थी, पंखे नहीं चल रहे थे, टॉयलेट चौक थे, एक एक बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए थे। मैं वहां से निकला, प्रिंसिपल तब तक मेडिकल कॉलेज से अपने घर जा चुके थे। मैंने प्रिंसिपल से मिलने का प्रयास किया, प्रिंसिपल मुझसे नहीं मिले। खैर मैंने तत्कालीन राज्य सरकार से फोन से बातचीत की, एक पत्र भी लिखा, कुछ समाधान हुए, कुछ समस्याएं बनी रही। संसद में मैंने मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मुझे नहीं मौका मिला, कहा गया कि नहीं तो स्टेट सब्जेक्ट है। खैर कई बार प्रयास करने के बाद मुझे बाद में 2-3 वर्ष के बाद मौका मिला संसद में अपनी बात को रखने का। लेकिन मुझे आश्चर्य होता था कि कुछ भी उस बीमारी के लिए स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर उस समय जो एक जागरूकता होनी चाहिए, जो एक संवेदना होनी चाहिए, ये देखने को नहीं मिल रही थी। और उस दौरान मैं इस बात को लेकर के, हम लोग लड़ते रहते थे, हर एक कार्य को लेकर के। संसद चलता था तो मैं उस मुद्दे को जरूर किसी न किसी डिबेट में उसको शामिल करवाता था, क्योंकि हमेशा 1200-1500 बच्चों की वहां मौत होती थी, जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच में।
मध्य जून के बाद से पेशेंट आने प्रारंभ हो जाते थे और नवंबर तक का माह वहां ऐसा माना बड़े भय और दहशत में लोग जीते थे, पता नहीं कौन से बच्चे इसकी चपेट में आ जाए। वैक्सीन जापान में इंसेफ्लाइटिस की 1905 में बन गई थी और मित्रों गोरखपुर में इस वैक्सीन को आने में 100 साल लगे। 2005 में वैक्सीन, और वह भी पूरी मात्रा में हमें नहीं मिल पाया। लेकिन हम लोगों ने 17 में सरकार बनी तो इससे पहले तो मेरे सामने बहुत सरल सा रास्ता था कि भाई संसद में सरकार नहीं बांध सकती थी तो मैं सड़कों पे आंदोलन कर लेता था। जनता संतुष्ट होती थी, चले हमारा सांसद कुछ तो कर रहा है। लेकिन 17 में मुझे ही मुख्यमंत्री बना के भेज दिया तो मैंने कहा भी ये बीमारी का मैं क्या करूंगा, क्योंकि जिस बीमारी का 40 वर्ष में समाधान नहीं हुआ मैं कैसे कर पाऊंगा, और मेरे लिए तो केवल 5 साल का समय है। खैर तब तक मेरे पास कुछ अनुभव भी हुए थे, एक्सपीरियंस भी हुए थे। याद रखना अनुभव का कितना लाभ होता है। किताबी ज्ञान हमें शिक्षित तो बना सकती है लेकिन ज्ञानवान नहीं बनाती है। याद रखना, ज्ञानवान बनने के लिए हमें समाज के बीच में जाना पड़ेगा और वहां से अनुभव बटोरना पड़ेगा। और अनुभव जब मैंने बीच में जाकर के इस दौरान काफी लंबा समय 17-18 वर्ष सांसद में था तो 18-19 वर्षों का यह अनुभव भी मेरे सामने था, संसद का भी था और सड़क का भी था। इस अनुभव का लाभ लेकर के मैंने अंतर विभागीय समन्वय की टीम पहले ही गठित कर दी। जैसे मुख्यमंत्री बना मैंने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया और अन्य सभी को सफाई के लिए, पेयजल के लिए, सर्विलांस के लिए, पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वहां की व्यवस्था को ठीक करना, पीडियाट्रिक आईसीयू का निर्माण करना और भी जो व्यवस्थाएं हो सकती थी। इतना करने भर से परिणाम क्या आया? जिस बीमारी से हर वर्ष 1200-1500 मौतें होती थी, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इंसेफ्लाइटिस से अब मौतें 0 हैं, 0। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने का परिणाम क्या होता है? इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रित करने के लिए हमें प्रयास करने पड़े। उसके वैक्सीन को भारत आने में 100 साल लगे और 100 साल में भी पूरे बच्चों को वैक्सीन नहीं मिल पाया। दूसरी आपके सामने कहानी है इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना की। कोरोना महामारी के दौरान आपने इस बात को देखा होगा, पहले दिन से लीडरशिप को प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया। एक एक कार्य को उन्होंने स्वयं अपने हाथों से देखा, सभी राज्यों के साथ संवाद बनाया और संवाद के साथ साथ उन्होंने देश को किस रूप में जोड़ करके एक नेतृत्व प्रदान किया, अद्भुत था दुनिया के लिए। जिसको राशन की सुविधा देनी है उसको फ्री में राशन भी दिया, जिसको भरण पोषण भत्ता देना था वह भी उनके लिए सुविधा भी उपलब्ध करवाई। लेकिन कोरोना आते ही दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन वैक्सीन भी भारत के वैज्ञानिकों ने इस लीडरशिप के नेतृत्व में भारत को उपलब्ध करवाई और कोरोना जैसी महामारी को नियंत्रण भी किया गया। इससे पहले कभी इस प्रकार के उदाहरण देखने को नहीं मिले थे और मैं मानता हूं इस प्रकार के कार्य को एक स्पेस दे जाने की आवश्यकता है। आज उस पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है। हमारे इंस्टीट्यूशन को इसके साथ जोड़ने की आवश्यकता है और जो चीजें अपने स्थापना के एक छोटे से कालखंड के दौरान ही बेनेट यूनिवर्सिटी ने स्थापित किए हैं, जो मानक
यहां पे स्थापित किए हैं, जो स्टैंडर्ड तय किए हैं और जिस दिशा में वो आगे बढ़ा है, मेरा यह मानना है आने वाले समय में इस प्रकार के संस्थान, इस प्रकार के विश्वविद्यालय न केवल वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी अपना झंडा गाड़ेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हमने यहां के स्टार्टअप और इंक्यूबेटर के साथ उनके द्वारा कोलैबोरेशन के माध्यम से जो परिणाम उनके सामने आए हैं, उस बेहतरीन परिणाम को भी हमने देखा है और सचमुच इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए मैं अब सभी युवा साथियों से दो बातें जरूर करूंगा। एक, जीवन में सफलता का मार्ग परिश्रम और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होगा, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी भी शॉर्टकट का रास्ता मत अपनाना। देखिए, जो होता है ना, ये लेग पुलिंग का, पैर खींचना, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पैर खींचने की जो आदत है, इससे हमें बचना होगा। ये तात्कालिक किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन लंबे समय तक लाभ नहीं पहुंचा सकता, लंबे समय तक उसको यशस्वी नहीं बना सकता है। उसको तात्कालिक रूप से किसी एक पद तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसको जन विश्वास का प्रतीक भी नहीं बना सकता है और उसे जीवन में सफलता के लक्ष्य की ओर भी अस्थायी रूप से आगे नहीं बढ़ा सकता है। हमें अपने परिश्रम और पुरुषार्थ पर विश्वास करना चाहिए और जो पंचप्रण है, इसको ध्यान में रख करके अगर हम कार्य करेंगे तो जीवन में जरूर सफलता प्राप्त होगी, अवश्य सफलता प्राप्त होगी। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो न किया जा सकता हो। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है कि टाइम्स ग्रुप का अपना एक बहुत आदर्श उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया है और टाइम्स ग्रुप इस संस्थान के साथ जुड़ा है। इनके पास हर प्रकार के अनुभव हैं, समाज जीवन से जुड़े हुए, व्यवसायिक जीवन से जुड़े हुए, राष्ट्र जीवन से जुड़े हुए, हर एक घटना का नजदीक से इनके साथ इंटरेक्शन है। वे देश के लिए, समाज के लिए अपने सुझाव देते हैं, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। और अगर इस प्रकार के संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में आगे आते हैं, कुछ कार्य करते हैं, तो वह अन्यों के लिए उदाहरण जरूर बनेंगे। और अपनी एक छोटी सी यात्रा के दौरान वेनिटी यूनिवर्सिटी उसका उदाहरण है। आज इसके 5वें दीक्षांत समारोह में आकर के मुझे स्वयं आनंद की अनुभूति हुई। मैं यहां पे जिन भी युवा साथियों को आज उनकी डिग्री अवार्ड हुई है, उन सबको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। निखिल कामत को आज यहां पे सम्मानित किया गया, मानद उपाधि से सम्मानित किया गया, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वविद्यालय की इस पूरी टीम को, जो विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास कर रही है, इस पूरी टीम का हृदय से राज्य सरकार की ओर से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में एक इस प्रकार की यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के दिशा में प्रयास प्रारंभ किया है और राज्य सरकार का पूरा सकारात्मक सहयोग इस प्रकार के संस्थान को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं और विश्वविद्यालय को 5वें दीक्षांत समारोह की मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।